बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आपको स्क्रीन जो है उसमें स्फेरिकल हॉलो सेल को एज अ स्क्रीन कभी भी ट्रीट करने के लिए बोला जाए, तो जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना। पहले बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रेडियस 1 मीटर हैज़ टू स्लिट्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, है ना। स्लिट नंबर मान लीजिए S1 है, ये S2 है, इनके बीच का गैप दे रखा 1 mm, ठीक है ना। लाइट ऑफ हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे आएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन double slit and produces a fringe pattern within the shell. Assume that the intensity doesn't vary substantially on one moves from 1 to p. मतलब इंटेंसिटी को बहुत वेरी नहीं कराना, वैसे उसका बहुत रूल आने वाला नहीं है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि जो हमें डायमेंशन दे रखी है उनको अगर ध्यान से देखें तो इसका रेडियस दे रखा आपने को 1 मीटर, ठीक है, और जो स्लिट विड्थ दे रखा वो 1 mm है। ये स्लिट विड्थ बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलग से बात करूँ जाके YDSC में, तो YDSC में लोग पढ़ते थे कि 2 स्लिट ऐसे होते थे S1 S2। अगर ये बहुत पास है या इनका गैप बहुत कम है कंपैरिजन टू दिस स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों वेव्स जो जा रही हैं ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते थे। और जो हम यहाँ से इस वाले पर अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा हमें पाथ डिफरेंस देता था। सेम फंडा यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ये स्लिट जा रहा है, एक वेव हमने यहाँ भेज दिया पॉइंट P के लिए, एक वेव हमने यहाँ से भेज दिया, ठीक है, और ये सेंटर को ऐसे भेज दिया इधर से, 3 रे भेज दिया हमने यहाँ से, ठीक है ना बेसिकली। और ये हम मान के चल रहे हैं कि तीनों ही आपस में क्या पैरेलल है। वैसे बेसिकली पैरेलल होना नहीं चाहिए, बट ये जो पॉइंट P है इसके कंपैरिजन बहुत दूर है, तो मैं मान के चलूँगा कि तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इस वाले पे, तो मुझे ये वाला जो गैप मिलेगा वो मिलेगा d sin थीटा। अगर ये वाला जो है थीटा बन रहा है तो वैसे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, बहुत स्टैंडर्ड डायग्राम है, आपने YDSC में देखा भी होगा कि ऐसे जा रहा है, यहाँ से आपने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये आता है d sin थीटा और ये एंगल होता है थीटा। आपने बहुत बार डायग्राम देखा भी होगा ऐसा, ठीक है ना। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया d sin थीटा। अगर मान लीजिए वहाँ पर मैक्स पर बनता तो पार्ट डिफरेंस कितना आता, n लैम्डा आता। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे आ गया d ऐसे रहेगा, साइन थीटा का जाएगा कॉस थीटा और d थीटा लिख दिया। यहाँ पर लैम्डा ले लिया और इसका dn ले लिया। तो यहाँ से अगर d थीटा निकाला जाए तो आप क्या बोलोगे, लैम्डा dn अपॉन d कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हमने ये मान लिया कि सपोज़ यहाँ से यहाँ से थीटा ये लाइन एंगल बना रही है इस वाले से, तो जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन होगी ये वाली, वो इससे कितना एंगल बनाएगी, तो मान लीजिए थीटा डैश है। ये सिंपल जो है ट्राइंगल, ये सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है, और यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है तो थीटा डैश क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा डैश क्या लिखोगे आप, 2 थीटा। तो अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो d थीटा डैश लिखा जा सकता है 2 टाइम्स d थीटा, ठीक है। मान लिया बेटा कि मैंने क्या किया, एक छोटा सा जो है विड्थ ले लिया, एंगुलर विड्थ ले लिया, ऐसे एक आर्क ले लिया S का, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि इसका जो लेंथ है या इसका एंगुलर जो लेंथ है वो है d थीटा डैश है। तो इस S को मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू डी थीटा डैश, रेडियस r है, ठीक है ना। r थीटा डैश को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो r 2 टाइम्स d थीटा, S आ गया हमारे पास 2r d थीटा, ठीक है ना। अब अगर मैं d थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से इस जगह पे चिपका दूँ इस जगह पे, तो हमारे पास जो है लैम्डा dn अपॉन d कॉस थीटा, ये हो गया d थीटा, और ये 2r चल रहा था साथ में, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि इस वाले इंटरवल में, इस लेंथ में, अगर यहाँ से n से लेके n प्लस dn नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रहे हैं, है ना, लेंथ मालूम चल गया और मैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस को डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ मालूम चल जाएगा, सही है ना। तो S/dn हमें क्या दे देगा, इसमें बनने वाले थीटा या d थीटा वाले रेंज में बनने वाला जो फ्रिंज होगा या फ्रिंज विड्थ होगा वो निकल जाएगा। तो आपने देखा कि जो फ्रिंज विड्थ आएगा यहाँ पे dn से डिवाइड करोगे S/dn तो आएगा 2 टाइम्स लैम्डा r अपॉन d कॉस थीटा आएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करें, लैम्डा दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये लिख लिया, r की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, 2 तो वही रहेगा, और d कॉस थीटा, थीटा यहाँ से आपने एंगल लिया था, क्वेश्चन हमें ये वाला एंगल दे रखा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, हमने रख दिया वो कॉस 30 डिग्री √3/2। सारी वैल्यूज़ पुट करी और d का वैल्यू दे रखा हमें 1 mm। सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको इतना आंसर आएगा जो कि 0.92 mm के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है ना।
तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन जो है इरोडो में मिल सकता है, AITS के प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकते हैं ऐसे, और जो है ऐसे डिफरेंट अच्छे अच्छे किताबों में, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको दे रखे होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है बहुत जगह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। DN को आप भी मान लेना, DN जो यहाँ पे था, DN मतलब होगा कि छोटे से यहाँ पे इस आर्क में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन गए। अगर आपको लेंथ मालूम चल जाए कि भाई इतना लेंथ है, इसमें जो है मान लीजिए कि 10 फ्रिंजेस बन गए, तो अगर फ्रिंज विड्थ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, L टोटल लेंथ अपॉन 10, है ना। अगर हर एक फ्रिंज विड्थ अगर बीटा होता तो तुम 10 बीटा क्या लिखते, L के बराबर लिखते ना। तो बीटा निकालने के लिए तुमने क्या किया, L अपॉन ये 10 कर दिया ना। 10 क्या था, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, है कि नहीं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो वही DN जो हमारे पास यहाँ पे था वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस थे इस वाले आर्क लेंथ में, ठीक है। और टोटल लेंथ हमें मालूम चल गया थीटा के टर्म्स में, d थीटा के टर्म्स में, तो बस लेंथ अपॉन DN कर देंगे तो हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाता है, ठीक है। ये सिंपल फंडा था। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।